11 मई बुधवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक। समीक्षा पूरी होने तक कोई नया केस नहीं होगा दर्ज। कोर्ट ने आज बड़ा महत्वपूर्ण और आदेश पास किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आखिर 75 साल हमको आज़ाद हुए हो गए, राजद्रोह कानून जिसको कहते हैं या द्रोह कानून आप जिसको कहते हैं, उसकी आखिर क्यों जरूरत है। मैरिटल रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बटा हुआ, अब फुल बेंच करेगी सुनवाई। और दुनिया जहान में बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे और यूक्रेन के व्यापारिक रिश्ते की। There's 217 gigabytes. There's about 129,000 emails. सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। फ़लस्तीनी मूल की एक अमेरिकी टीवी पत्रकार की तब मौत हो गई जब वो पश्चिमी तट पर इस्राएली छापे की खबर कवर कर रही थी। अल जजीरा नेटवर्क की शीरी अबू अखले ने फ्लैग जैकेट पहना था जिस पर प्रेस शब्द छपा हुआ था। अल जजीरा और फ़लस्तीन ने कहा कि एक इस्राएली सिपाही ने पत्रकार शीरी के सिर में सीधे गोली मार दी। हालांकि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का कहना है कि हो सकता है कि वो फ़लस्तीन से हुई गोलीबारी में मारी गई हों। इस्राएल का कहना है कि फ़लस्तीन ने संयुक्त जांच से मना कर दिया है। कतर ने, जो अल जजीरा नेटवर्क का मालिक है, इस्राएल पर राज्य द्वारा आतंकवाद फैलाए जाने का आरोप लगाया है। इसी घटना में एक फ़लस्तीनी पत्रकार भी घायल हो गए, उन्हें पीठ में चोट आई है। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें नाइजीरिया के बोर्नियो राज्य में ईसाई समुदाय के 20 नागरिकों के कत्ल की फिल्म है। हौसा भाषा में बोलते हुए एक चरमपंथी कह रहा है कि ये मध्य पूर्व में मारे गए उसके समूह के नेता की हत्या का बदला है। बीबीसी इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच नहीं कर पाया है, न ही ये पता चल पाया है कि वीडियो किस जगह का है। चरमपंथी समूह को इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट, वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस और बोको हराम के नाम से जाना जाता है। हाल के दिनों में एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने खार्किव के आसपास और दोनबास में रूसी हमलों को रोक दिया है। हालांकि उन क्षेत्रों में भारी गोलीबारी जारी है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसने हाल के दिनों में खार्किव के पास के 4 गांव को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है और वो रूसी सेना को उत्तरी क्षेत्र में पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन खार्किव के प्रमुख के अनुसार यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर में भारी गोलीबारी जारी है। दोनबास में यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 12 रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। 30 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों और एक हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। तालिबान के अनुसार उत्तरी पूर्वी पंजशेर में लड़ाई के बाद 100 से अधिक विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए हैं। एक वीडियो में हथियारबंद तालिबानी अधिकारियों के सामने कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग आम नागरिक हैं। विद्रोही समूह नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट ने तालिबान पर आम लोगों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि तालिबान इस बात से इनकार करता रहा है। दोनों पक्षों को हाल के दिनों में नुकसान की खबरें हैं। विद्रोही समूह इलाके पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। श्रीलंका में सेना के व्यापक बंदोबस्त के बावजूद जारी हिंसा के मद्देनजर कर्फ्यू को कल यानी गुरुवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोलंबो के उत्तर में रात में कुछ दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों को किसी भी उस व्यक्ति को जो जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो देखते ही गोली मार देने का हुक्म दिया गया है। हफ्तों के प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को कल अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रधानमंत्री के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। बीबीसी समाचार। स्टूडियो की घड़ी में 7:34 हुआ चाहता है। आप इस वक्त जुड़े हुए हैं बीबीसी हिंदी के डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर से और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार।
जाने माने पत्रकार विनोद दुआ से लेकर डॉक्टर कफील खान और बीजेपी सांसद नवनीत राणा के विरुद्ध जिस राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि इस कानून के भीतर नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे जब तक कि इसकी समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। हाल के दिनों में राजद्रोह कानून या सेडिशन लॉ के दुरुपयोग के भारी आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद इस मामले पर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनकी सुनवाई के दौरान खुद केंद्र की मोदी सरकार का रुख पूरे कानून पर हर दिन बदलता हुआ नजर आया। लेकिन आज अदालत ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया। पूरी रिपोर्ट अंजुम शर्मा से। इंडियन पिनल कोड की धारा 124A कहती है कि जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे हुए शब्दों या संकेतों या किसी भी तरह से घृणा फैलाने या सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है तो वो राजद्रोह का अभियुक्त होगा। साल 1962 में केदारनाथ मामले में कहा गया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, खासकर तब जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में हो। लेकिन हाल के सालों में देखा जा रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल सरकार विरोधी आवाजों को चुप कराने के लिए भी किया जा रहा है। इसे देखते हुए कई याचिकाएं अदालत तक पहुंची। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना वाली बेंच ने इस पर कुछ जरूरी बातें कहीं। कोर्ट ने क्या कहा, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक से बात की। कोर्ट ने आज बड़ा महत्वपूर्ण और आदेश पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आखिर 75 साल हमको आज़ाद हुए हो गए, राजद्रोह कानून जिसको कहते हैं या द्रोहद्रोह कानून आप जिसको कहते हैं उसकी आखिर क्यों ज़रूरत है। पहला इशू ये कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी इसमें एफआईआर लॉन्च हुई हैं उनके अगेंस्ट जो भी पर्सन कंसर्न हैं उनको रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए जिससे उनके बेल पे सुनवाई हो सके। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है कि अब तक आपने जो कर दिया वो ठीक है, नेक्स्ट सुनवाई हम जुलाई में इसमें करने जा रहे हैं, जब हम इसमें समीक्षा करें तब तो आपको राजद्रोह कानून के अंतर्गत कोई भी नई एफआईआर लॉन्च नहीं करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों बातों में। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है और इसमें सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से साल 2019 के बीच कुल 559 मामलों में राजद्रोह के तहत गिरफ्तारियां हुई, लेकिन दोषी केवल 10 मामले में पाए गए। बावजूद इसके इस कानून पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा था। केंद्र सरकार इस कानून की समीक्षा के लिए कई बार अपना रुख बदल चुकी है। 7 मई को सरकार ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री के कहने पर राजद्रोह कानून की समीक्षा की जाएगी। फिर कानून मंत्री ने कहा कि जिस इकाई का जो काम है उसे वो करना चाहिए, कोर्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए। बार बार सरकार के रुख में बदलाव पर मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर कहते हैं कि सरकार के पास कोई कानूनी आधार नहीं है और कोर्ट ने सरकार को एक तरह से अब सोचने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। उनका कहना है कि फिर भी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। 13,000 लोग बंद हैं, 800 केसेस हैं। उड़ीसा के ट्राइबल इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों से लेकर भीमा कोरेगांव के लोग, दिल्ली राइट्स के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, तो बहुत सारे हर केस में लोअर कोर्ट को केस के अनुसार अपना फैसला लेना होगा। हर स्टेट में रूलिंग पार्टी का क्या रुख है उसका भी एक असर होगा, प्रोसिक्यूटर का रुझान किस तरफ होगा। ये अभी लोग जो बंद हैं 13,000 लोग आसानी से नहीं छूटेंगे। इसका पहला टेस्ट होगा कि क्या उमर खालिद और खालिद सैफी और शर्जील दिल्ली में कैपिटल जो है उसमें क्या छूटेंगे। मैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स के छूटने की बात बाद में करूंगा। केंद्र सरकार ने हलफनामा बदलकर राजद्रोह कानून की समीक्षा की बात की है, तो सबके जहन में यही सवाल है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मोदी सरकार राजद्रोह कानून में बदलाव की तैयारी में है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई के 3रे हफ्ते में होगी। ये थे अंजुम शर्मा। मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया है। जजों का कहना था कि याचिकाकर्ता चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस मामले में जहां एक न्यायाधीश ने कहा कि बिना पत्नी के सहमति के जबरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, तो दूसरे जज इस फैसले से सहमत नहीं थे। कोर्ट के आज के फैसले के बाद आगे क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की वकील राधिका थापर से। इसमें हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो
एक तरीके से दोनों जजेस का विभाजित सा एक फैसला है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक ही पक्ष के साथ सहमति जताई हो। एक जज हैं जो जस्टिस राजीव शक्दर जी हैं, उन्होंने इसको वायलेटिव माना है और स्ट्रक डाउन करने के लिए और इसको मतलब खंडित करने के लिए बोला है। और दूसरे जस्टिस हरी हैं जिन्होंने बोला है कि इससे आप मतलब ये लगा सकते हैं कि इससे परिवार विभाजित हो सकते हैं, ये मैरिज रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसको आप नॉर्मल रेप के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि ये 2 जजों की खंडपीठ थी जिसने अलग अलग अपना जो है फैसला सुनाया है, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट भी याचिकाकर्ता जा सकते हैं, तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? बेसिकली देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे जब ऐसा कोई भी मुद्दा आता है और जिसमें खासकर विभाजित हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा जाता ही जाता है, क्योंकि अभी भी वैसा ही कानून है जैसा है, क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी में कोई डिसीजन नहीं आया है, विभाजित डिसीजन है। तो इसलिए ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कानून से रिलेटेड विषय जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे उच्च न्यायालय ही हमारे देश में माना जाता है कि उसका एक दृष्टिकोण लेना बहुत जरूरी है, और वो ही एक देश को बताएं कि ये सही है, निकाल देना चाहिए, खंडित कर देना चाहिए, कि क्या ये एक जस्टिस जिसने बोला है कि इससे परिवारों को टूटने पे या ये इसको हम तुलना नहीं कर सकते नॉर्मल रेप के साथ, या वो न्यायालय वैसा निर्देश देगा। तो ये जो भी पार्टी इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इससे सहमत नहीं है, वो उच्च न्यायालय दस्तक दे सकती है। मैरिटल रेप को लेकर अभी औपचारिक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन क्या ये उम्मीद बंधाता है कि एक जज का ये कहना है कि इसको स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए, कि इसको? मुझे जो समझ आता है, देखिए कानून बहुत ऐसी चीज है, कई बार अपनी अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन, अपना अपना उसका देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव होता है। तभी एक वकील की एक कला भी होती है कि वो किस नजरिए से, क्या उसका मतलब है, हर कोई अपने हिसाब से अपना पक्ष रखता है। तो इस हिसाब से मेरा पक्ष ये है कि हमें उसको जो अभी खंड में जो दिया हुआ है, उस हिसाब से एक तरह से एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, कि अगर कोई पीड़ित है अपने मैरिड लाइफ में, तो उसकी सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती उसकी, क्योंकि उसको माना ही नहीं जाता अपराध। इसको निकाल देने से ऐसा नहीं होगा कि हर चीज को, हर रिलेशनशिप को अपराध माना जाएगा। आपको खासकर ऐसे कानून में जो कि क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड होते हैं, उसमें एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मत दो, आप उसको निकाल दो, और फिर एक पैरिटी आ जाती है, एक समांतर में चीज आ गई है। जिसको को भी प्रॉब्लम होगी वो अपना केस प्रूव करेगा कोर्ट में कि वो सही प्रॉब्लम है उसके साथ कि नहीं। बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह ने बात की वकील राधिका थापर से मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने के मामले में, जिस पर हाई कोर्ट ने बटा हुआ फैसला आज सुनाया। और अब दुनिया जहान, यूक्रेन लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल में ज़्यादा चर्चा रूस के हमले की है। करीब 2 साल पहले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी यूक्रेन की चर्चा जोरों पर हुई थी। तब अमेरिका के एक अखबार ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के यूक्रेन की एक कंपनी से रिश्तों पर खबर छापी थी। इसमें जो बाइडेन पर भी सवालिया निशान लगाया गया था। खबर का स्रोत हंटर के कथित लैपटॉप से मिले ईमेल को बताया गया था। इस खबर ने दूसरी मीडिया संस्थानों ने हालांकि ज्यादा तरजीह नहीं दी, लेकिन अब ये फिर से चर्चा में है। इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि हंटर बाइडेन के लैपटॉप का सच क्या है। सुनिए वात्सल्य राय से। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है वात्सल्य राय। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ये साल 2020 के अक्टूबर का महीना था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच था। तभी अमेरिका के मशहूर टैब्लॉइड द न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी। ये यूक्रेन की एनर्जी कंपनी बुरिज्मा से जुड़ी थी। जो बाइडेन के बेटे हंटर कभी इसके निदेशक थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपेयर शॉप में आए एक लैपटॉप से कुछ ईमेल मिले, जिनसे जानकारी हुई कि जो बाइडेन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तब हंटर ने इस फर्म के एक आला अधिकारी के सामने कारोबारी रिश्तों के लिए अपने सरनेम का इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जो बाइडेन ने बुरिज्मा के संस्थापक की जांच कर रहे यूक्रेन के एक अभियोजक को बर्खास्त कराने के लिए भी दबाव बनाया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के मुताबिक लीक हुई सामग्री से साफ था कि जो बाइडेन भले ही इनकार करें, लेकिन वो अपने बेटे के कारोबार से वाकिफ थे। इस लैपटॉप से कई और कहानियां और निजी तस्वीरें भी सामने आईं, लेकिन दूसरे मीडिया संस्थानों ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के आलेख के पीछे कहीं विदेशी दुष्प्रचार न हो, इस आशंका में सोशल मीडिया ने भी इस पर रोक लगा दी। वो स्टोरी ब्रेक हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसे लेकर बहस जारी है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि हंटर बाइडेन के लैपटॉप का सच क्या है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, एक बदनसीब बेटा। Hunter Biden is somebody who हंटर बाइडेन एक ऐसे व्यक्ति हैं मानो पूरी जिंदगी किसी शैतान का साया उनका पीछा करता रहा है। हमारे पहले एक्सपर्ट बेन श्रिकिंजर पत्रकार हैं। वो पॉलिटिको मैगजीन के साथ जुड़े हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द बाइडेन्स इनसाइड द फर्स्ट फैमिलीज 50 years राइज टू पावर। बेन याद दिलाते हैं कि हंटर के पिता जो बाइडेन साल 1972 में अमेरिकी राज्य डेलावेयर से सीनेटर चुने गए। तब वो सिर्फ 29 साल के थे। एक ही महीने के अंदर उनका सामना एक बड़े हादसे से हुआ। जो बाइडेन की पत्नी और 3 बच्चे क्रिसमस ट्री लेने जा रहे थे। there was a car crash in which Hunter Biden, his older brother Beau Biden, हंटर बाइडेन, उनके भाई बो बाइडेन, छोटी बहन और मां नीलिया कार में थे। इस कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उस हादसे में उनकी मां और बहन की मौत हो गई। हंटर और उनके भाई को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। बेन कहते हैं कि जो बाइडेन ने अस्पताल से ही सीनेटर के रूप में शपथ ली, तब सिर्फ 2 साल के रहे हंटर लोगों की नजर में आ गए। बेन बताते हैं कि हंटर पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन मां की मौत का सदमा उन्हें परेशान करता रहा। उन्हें पहले शराब और फिर ड्रग्स की लत लग गई। उनके भाई बो पहले सेना में थे और बाद में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। वो डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल बने। साल 2015 में बो की ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो गई। हंटर को इसका भी गहरा सदमा लगा। his marriage to his first wife fall apart in the wake of इसी बीच हंटर की अपनी पहली पत्नी से शादी टूट गई और बो की विधवा हेली के साथ उनका अफेयर सामने आया। इसे लेकर अखबारों में खबरें छपी। उनके पिता ने इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद उन्होंने मेलिसा कोइन से दूसरी शादी की। नशे की लत से बाहर आने के लिए वो उन्हें ही श्रेय देते हैं। दोनों का एक बच्चा भी है। हंटर बाइडेन सिर्फ अपने निजी जीवन की उथल पुथल के लिए ही चर्चा में नहीं रहते। उनके कारोबारी रिश्ते भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। येल लॉ स्कूल से स्नातक करने के बाद उन्होंने MBNA के लिए काम किया। ये उस वक्त डेलावेयर का सबसे बड़ा बैंक था और इसे लेकर भी वो और जो बाइडेन विवादों में घिरे रहे। the papers in Delaware and the national papers to take note of this fact. देश के अखबारों ने ध्यान दिलाया कि जो बाइडेन इस बैंक के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बैंक हंटर बाइडेन को पहले एक कर्मचारी और बाद में सलाहकार के तौर पर पेमेंट कर रहा था। जो बाइडेन ने कहा कि हंटर ने कभी सीधे तौर पर लॉबिंग नहीं की, लेकिन जब कभी एक सीनेटर के बेटे लॉबिस्ट के तौर पर काम करते हैं तो सवाल उठते ही हैं। बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तब हंटर ने अमेरिका के वाणिज्य विभाग के लिए भी काम किया। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने उन्हें सरकारी रेल ऑपरेटर एमट्रैक के बोर्ड में नामित किया। वो एक लॉबिंग फर्म के सह संस्थापक भी रहे। इसने यूक्रेन और चीन में कारोबार किया। साल 2019 में भी वो नशे की लत से जूझ रहे थे। ये दौर ही हमें न्यूयॉर्क पोस्ट की कहानी के स्रोत तक ले जाता है। जिस वक्त डेलावेयर की दुकान में लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दिया गया, उस वक्त हंटर क्या कर रहे थे? बेन के मुताबिक हंटर कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं। बेन कहते हैं कि जब हंटर नशे की लत में थे तब ये इकलौता लैपटॉप नहीं रहा होगा जिसके बारे में वो भूल गए हों। Part 2. Laptop. A Delaware computer repair store owner. डेलावेयर में कंप्यूटर रिपेयर की उस दुकान के मालिक हैं जॉन पॉल मैक आइजैक, जो दावा करते हैं कि अप्रैल 2019 में किसी ने उन्हें 3 लैपटॉप रिपेयर के लिए दिए थे। हमारी दूसरी एक्सपर्ट कोर्टनी सुब्रमण्यम लॉस एंजलिस टाइम की व्हाइट हाउस संवाददाता है। उनके मुताबिक दुकान के मालिक ने बताया कि पानी गिरने से खराब हुए 2 कंप्यूटर ठीक नहीं हो पाए।
दुकान मालिक देख नहीं पाते थे और पक्के तौर पर ये नहीं बता सकते थे कि लैपटॉप लेकर कौन आया था, लेकिन जो व्यक्ति आया था उसने कहा कि वो हंटर बाइडन है। हालांकि हंटर कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वो लैपटॉप उस दुकान पर दिया था। कई महीने बाद भी जब कोई लैपटॉप लेने नहीं आया तो जॉन ने उसका डेटा परखा। He said in an interview that once he realized उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें जानकारी हुई कि कंप्यूटर में क्या है और ये किसका है, तब उन्होंने FBI से संपर्क करने का फैसला किया। लैपटॉप से जो सामग्री मिली उन्होंने उसकी एक कॉपी भी तैयार की। जॉन के मुताबिक डर ये था कि लैपटॉप की सामग्री की जानकारी लेने के बाद उन्हें खतरा हो सकता है। हफ्तों बाद FBI ने लैपटॉप सील कर दिया। ये साल 2019 के दिसंबर का महीना था और तब एक बड़ी राजनीतिक खबर पक रही थी। Donald Trump was facing his first impeachment. डोनाल्ड ट्रंप पहले महाभियोग का सामना कर रहे थे। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों पर दबाव बनाया कि सैन्य मदद के बदले वो जो बाइडन की जांच करें। साल 2015 में बाइडन उपराष्ट्रपति थे और तब वो यूक्रेन के एक भ्रष्ट अभियोजक को हटाए जाने के प्रयासों का हिस्सा थे। ये अमेरिका की आधिकारिक नीति का हिस्सा था, लेकिन ट्रंप का दावा था कि इसका मकसद बाइडन के बेटे को फायदा पहुंचाना था। अभियोजक गैस और तेल की उस कंपनी की जांच कर रहे थे जिससे हंटर बाइडन जुड़े हुए थे। कंप्यूटर दुकान के मालिक जॉन खुद को ट्रंप का समर्थक बताते हैं। वो भी महाभियोग की कार्यवाही देख रहे थे। जॉन के मुताबिक उन्हें डर था कि FBI एजेंट सूचनाएं छुपा सकते हैं और उन्होंने हार्ड ड्राइव की एक कॉपी रूडी जूलियानी के वकील को दी। रूडी तब ट्रंप के लिए काम कर रहे थे। सब जानते थे कि वो यूक्रेन में बाइडन से जुड़ी सामग्री की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में मीडिया संस्थानों ने एक अंधे व्यक्ति और लैपटॉप की अजीबोगरीब कहानी पर संदेह जाहिर किया। कोर्टनी के मुताबिक फॉक्स न्यूज को ट्रंप के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उन्होंने भी कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। आखिर में रूपर्ट मर्डॉक के संस्थान न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसे छापा, लेकिन दूसरे पत्रकार अब भी मूल स्रोत की मांग कर रहे थे। तब ट्रंप के सहयोगी आरोप लगाने लगे कि मीडिया ये कहानी दबाने और जो बाइडन को बचाने के षड्यंत्र में शामिल है। मीडिया की सतर्कता की वजह भी थी। साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनमें से ज्यादातर ने लीक मेल से जुड़ी कहानियां चलाई थी, जो चुनाव प्रभावित करने के रूसी अभियान का हिस्सा साबित हुई, जिन्होंने हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स की छवि खराब की। इस बार सोशल मीडिया ने भी पोस्ट की खबर को आगे नहीं जाने दिया। We saw Twitter and Facebook briefly block. हमने देखा कि फेसबुक और ट्विटर ने कुछ वक्त के लिए स्टोरी से जुड़े लिंक को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद और नाराजगी देखी गई। ये कहा गया कि इस कहानी को दबाया जा रहा है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बाद में कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट की स्टोरी को ब्लॉक करना एक गलती थी। वो लैपटॉप अब भी FBI के पास है, लेकिन तब से अब तक कई लोग ये देख चुके हैं कि उस हार्ड ड्राइव में क्या है। पार्ट 3 डेटा। There's 217 gigabytes. There's about 129,000 emails. इसमें 217 गीगाबाइट सामग्री है। इसमें 10 साल के दौरान के करीब 129,000 ईमेल हैं, 36,000 तस्वीरें हैं, 5,000 टेक्स्ट मैसेज की फाइल है, 1,300 वीडियो फाइल है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट मैट वाइजर वॉशिंगटन पोस्ट के व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं। उनके पास भी उस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव की एक कॉपी है। वो बताते हैं कि ट्रंप के सहयोगी रहे स्टीव बैनन के साथ काम कर चुके जैक मैक्सी ने उन्हें ये हार्ड ड्राइव दी, लेकिन इसमें कई दिक्कतें नजर आई। Several people have handled it and we could sort of see their ये कई लोगों के हाथ से गुजरा था। हमें ड्राइव पर उनकी उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फोल्डर बनाए थे जिससे लैपटॉप की सामग्री को सिलसिलेवार तरीके से रखा जा सके। ये प्रामाणिक है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें जिस डेटा की जरूरत थी उसकी जगह नया डेटा आ चुका था। मैट के मुताबिक इस ड्राइव में ईमेल के अलावा भी बहुत कुछ था। इसमें हंटर बाइडन की एक महिला के साथ तस्वीरें थी और भी कई पिक्चर थी, जिनमें से कुछ को अखबारों ने छापा। ये अटकलें भी लगाई गईं कि इस ड्राइव में और भी खराब किस्म की सामग्री हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ कभी सामने नहीं आया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस ड्राइव में सांठगांठ के साफ सबूत तलाशने की कोशिश की। we were
looking for information or business dealings where Hunter Biden may have been. हम ऐसी कारोबारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जहां हंटर बाइडेन ने अपने पिता के नाम पर कारोबार किया हो। ऐसी बात जो ये रोशनी डाल सके कि हितों का टकराव है और वो अपने बेटे के जरिए इसमें शामिल थे। मैट बताते हैं कि इससे हंटर और उनकी कारोबारी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे संकेत मिले कि जो बाइडेन खुद हंटर की कारोबारी गतिविधियों में शामिल रहे हों। हंटर के एक व्यापारिक साझेदार ने एक और मैसेज के सही होने की पुष्टि की। इसमें चीन के व्यापारिक उपक्रम के बारे में योजना थी। ये मई 2017 में भेजा गया था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जो बाइडेन तब व्हाइट हाउस से बाहर थे और किताबों की डील और भाषण देकर लाखों डॉलर कमा रहे थे। तो क्या ये ईमेल ये साबित करता है कि जो बाइडेन इसमें शामिल थे? The allegation was that this was 10% of a deal that was going to be held. आरोप ये था कि हंटर जो डील करते उसका 10% जो बाइडेन को मिलता। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिस एक ईमेल पर खासा ध्यान गया, उसे लेकर माना गया कि जो बाइडेन चीन के एनर्जी कंपनी के साथ कारोबारी रिश्ते से होने वाले मुनाफे में अपने बेटे के साथ जुड़े हैं। लेकिन ऐसे कारोबारी रिश्ते कभी बने ही नहीं और जो बाइडेन को कभी 10% रकम मिलने के संकेत भी नहीं मिले। फिर जो बाइडेन ने भी इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। पार्ट 4 पारिवारिक रिश्तों की कड़ी। So I think you have to take a step back and consider. मुझे लगता है कि हम एक कदम पीछे हटें और फिर इस मामले के बारे में सोचें। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यही ना कि कोई व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा है। यह है हमारी चौथी एक्सपर्ट जेसिका टिलिपमैन। वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लॉ स्टडीज की असिस्टेंट डीन है। वो कहती हैं कि लैपटॉप से मिले ईमेल संकेत देते हैं कि हंटर बाइडेन ने जो ट्रेडिंग की वो साफ सुथरी भले ही ना हो, लेकिन अवैध नहीं है। This has been happening since the creation of jobs within the human race. इंसान जब से नौकरी कर रहे हैं तब से ऐसा हो रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या किसी छोटे शहर के मेयर। चाहे हम इसे मंजूर करें या फिर इसे अनैतिक माने और नापसंद करें, ये अलग अलग बात हो सकती है। अगर ऐसे सवाल राष्ट्रपति के बारे में हो तो मान लीजिए उन पर फैसला वोटर ही करते हैं। हंटर बाइडेन पहले शख्स नहीं है जिनका राष्ट्रपति से रिश्ता हो और उन्होंने हाई प्रोफाइल काम हासिल किया हो। Kennedy, I think his brother was Attorney General, and there are often criticisms. जहाँ तक मुझे याद है, कैनेडी के भाई अटॉर्नी जनरल थे। लोग अलग तरह की बातों की आलोचना भी करते हैं। जेना बुश नेशनल टीवी पर दिखी तो लोगों ने उनकी भी आलोचना की। मेरी राय में वो शानदार थी। चाहे फिर चेल्सी क्लिंटन को मिले मौके की बात करें, हमारे समाज में ऐसे जोखिम तो मौजूद हैं ही। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी पारिवारिक रिश्तों से फायदा लेने की चर्चा होती रही। जेसिका कहती हैं उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी बेटी और दामाद को व्हाइट हाउस में नौकरी दी। उनके दामाद जेराड कुशनर हैं। हाल में जानकारी सामने आई है कि पद छोड़ने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की अगुवाई वाले फंड से $2 अरब की रकम मिली। वहीं हंटर बाइडेन ने माना है कि यूक्रेन की एनर्जी कंपनी बुरिज्मा ने उन्हें उनके सरनेम की वजह से साथ जोड़ा। उनके मुताबिक सरनेम सौभाग्य है तो ये बोझ भी है। If you're talking about whether there's some sort of violation of an ethical rule, अब जो बात कर रहे हैं वो ये कि क्या इसमें किसी तरह के नैतिक मानदंड का उल्लंघन है। निश्चित ही ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो इस फिक्र को ठीक ठहराएं। हम एक राष्ट्रपति के वयस्क बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये कानून के खिलाफ है। अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, हंटर बाइडेन के लैपटॉप का सच क्या है? इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मूल हार्ड ड्राइव की कॉपी में तमाम गड़बड़ी आ गई है। हम जानते हैं कि हंटर बाइडेन ने अपना करियर बेहतर बनाने के लिए परिवार के नाम का सहारा लिया और मीडिया के लिए ये एक बड़ी खबर हो सकती है। ये भी सच है कि लैपटॉप को लेकर राजनीति भी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अगर अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो जांच भी शुरू करा सकते हैं। तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। सुनते रहें दिन भर हर शाम 7:30 बजे और अगर पसंद आए तो शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।